हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। क्लास 11th के जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमारे पास में है समुच्चय या सेट, इसी को हम सेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। सो 9th का हमने फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1 को हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो हमने डाल चुका है अपने चैनल पर, और सेकंड जो हमारे पास में था क्लास 10th का जो अध्याय 1 था उसके प्रश्नावली 1 को हमने 5 वीडियो के रूप में बना के हम चैनल पर डाल चुके हैं। सो उसका भी प्लेलिस्ट हम इस वीडियो में आपका डाल देंगे। तो आप 9th के और 10th के मैथ्स के बारे में अगर मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का आप देखना चाहें तो इस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। सो अब हमारी बारी आती है क्लास 11th के अध्याय 1 जो हमारे पास में है सेट। अब सेट के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। सेट जो हमारा होता है वो एक प्रकार का समुच्चय है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेट, मतलब उसको बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय कहने का मतलब होता है एक प्रकार का संग्रह। हम इसको बोल सकते हैं क्या? समुच्चय। समुच्चय अर्थात होता है संग्रह, और संग्रह किस चीज का? वस्तुओं का संग्रह। वस्तुओं का संग्रह होता है या चीज़ों का संग्रह होता है। वस्तुओं, चीज़ों या जीवों का भी समूह हो सकता है, जीव। लेकिन कोई भी वस्तुओं का समूह है या चीज़ों का समूह है या जीवों का समूह है तो वो एग्जैक्टली सुपरिभाषित होना चाहिए। कहने का मतलब होता है कि वो एग्जैक्टली वेल डिफाइंड होना चाहिए। सुपरिभाषित को इंग्लिश में वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो ये जब भी हम सेट को देखेंगे, जब भी किसी भी वस्तु का हम सेट देखेंगे, कि जब भी किसी भी चीज़ों का या जीवों का अगर हम समूह देखते हैं, समुच्चय देखते हैं, तो उसमें उन सभी समुच्चयों का स्पेशल डिफाइन होना चाहिए। वो सभी चीज़ें क्या हो चाहिए? डिफाइन होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली में जो समुच्चय हम पढ़ रहे हैं, जो संग्रह हम पढ़ रहे हैं, वो हमको एग्जैक्टली में वेल डिफाइंड है, हमको पता होना चाहिए उसके बारे में। जैसे हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं? समुच्चय अर्थात वस्तुओं या चीज़ों या जीवों का संग्रह। इसी का हम बोल सकते हैं क्या? संग्रह बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक है ना समुच्चय यहाँ पर बोला गया है। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। पहला हमारे पास में अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह। स्वर अक्षरों का समुच्चय। भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर क्या क्या होते हैं हमको एग्जैक्टली पता है, वेल डिफाइन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाता है ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये हमारे पास में क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं जो एग्जैक्टली वेल डिफाइन है। ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी स्वर अक्षर नहीं होता है। इस वजह से ये 5 जो अक्षर है, तो 5 अक्षरों का जो समुच्चय है वही कहलाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय। तो एग्जैक्टली वेल डिफाइन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, हमारा कोई भी डाउट नहीं है। इसी वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक प्रकार से क्या है? वेल डिफाइन है। वेल डिफाइंड है, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मेरे पास में क्या होता है? सेकंड दिया हुआ है 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। 10 से कम, एग्जैक्टली यहाँ पर बोला हुआ है 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए कि 10 से कम जो विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका समुच्चय क्या होगा? तो यहाँ पर अपन समुच्चय शुरू कर सकते हैं। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या हमारे पास में क्या होती है? प्राकृत संख्या जो होती है 1 से लेकर अनंत तक हो सकती है ना। अभी जहाँ तक भी अपन काउंट करना चाहें, काउंटिंग करते हैं, वहाँ तक हमारे पास में हो सकती है प्राकृत संख्या। बट हमारे पास क्या बोलती है? विषम प्राकृत संख्या, लेकिन वो होना चाहिए 10 से कम। तो सो दैट 10 से कम में पहली जो संख्या विषम प्राकृत संख्या होती है वो होता है 1, उसके बाद हमारे पास में होता है 3, उसके बाद हमारे पास होता है 5,
फिर होता है 7 और फिर होता है 9। अब 9 के बाद 11 नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्या बोला है एग्जैक्टली 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सो दैट हमारे पास में यही एक समुच्चय हो जाता है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब ये वेल डिफाइंड है, ये 100% वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है, क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि तुमको पता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 9 होता है, 7 होता है, 5 होता है, 3 होता है, 1 होता है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता कोई। तो ये भी वेल डिफाइंड फर्स्ट वाला भी था, वेल डिफाइंड फर्स्ट वाला था। तो यहाँ पर हमारे पास होता है समुच्चय, अर्थात वस्तुओं, चीज़ों या जीवों का हमारे पास में संग्रह होना चाहिए और उस संग्रह में वो जो एलिमेंट्स हैं, वो जो हमारे पास में अवयव हैं, वो टोटली वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सो नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल में देखूँ, यहाँ पर दिया है हमारे पास में भारत के प्रदेशों के नाम। जैसे भारत के प्रदेशों के नाम हमारे पास में क्या है? प्रदेश मतलब हमारे पास में होता है राज्य, तो उन राज्यों के नाम हमारे पास में वेल डिफाइंड है। भाई भारत में कितने राज्य हैं वो 100% वेल डिफाइंड है, तो उसका हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? समुच्चय ले सकते हैं, उसका अपन समुच्चय ले लेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बोलें तो भारत की नदियाँ, तो भारत की जितनी भी हमारे पास में नदियाँ हैं वो वेल डिफाइंड है कि कितनी नदियाँ हैं हमारे पास में, है ना भाई। जो जो नदियाँ हमारे पास हैं उन नदियों के नाम को अपन क्या करते हैं? समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, उस सेट के रूप में अपन लिख सकते हैं कि ये नदियाँ हमारे पास में भारत में हैं, तो वो भी एक प्रकार से हमारे पास में क्या है? वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ सकते हो। और जो मैंने अभी एग्जाम्पल्स बताया आपको, 2 एग्जाम्पल और मैंने बताया। एक तो हो गया हमारे पास में नदियों का संग्रह, नदियों का समुच्चय बता दिया, और एक मैंने बताया यहाँ पर क्या? प्रदेशों, स्टेट्स के नाम के समुच्चय मैंने बता दिया। और उससे पहले बताया मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय AEIOU, और एक है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7 and 9। ये सुपरिभाषित यहाँ भी है, सुपरिभाषित यहाँ पर भी है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि स्वर अक्षर कौन कौन से होते हैं। भाई अंग्रेजी वर्णमाला स्वर अक्षर कौन कौन से होते हैं एग्जैक्टली हमको पता है, AEIOU वेल डिफाइंड है, इस वजह से ये समुच्चय है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये भी समुच्चय यहाँ पर होगा क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 ये भी हमारे पास में एक समुच्चय है। ये हो जाता है। अब समुच्चय तो ये है, लेकिन समुच्चय कौन कौन से नहीं है? अब समुच्चय कौन कौन से नहीं है इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे अब समुच्चय नहीं है, कैसे कहने का मतलब क्या? समुच्चय नहीं है, इसका मतलब क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। अवयव वहां पर जो दिया हुआ है वो सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे चीज़ों का समुच्चय जो वेल डिफाइंड नहीं है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारे पास में है, पहला यहाँ पर जो दिया हुआ है वो फर्स्ट है बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में। अब बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में वो कोई भी से हो सकती हैं भाई। मेरे हिसाब से वो लोकप्रिय फिल्म कोई भी हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ भी, आपके हिसाब से कोई भी हो सकता है, या एक तीसरा पर्सन अगर मिलो तो उस पर्सन के हिसाब से उसके लिए लोकप्रिय फिल्म कोई भी हो सकता है ना भाई। देखिए जैसे मेरे लिए हम या किसी के लिए भी बात करूं मैं, तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय जो था यही होगा, वो किसी भी व्यक्ति के लिए होगा, है ना। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए जो होगा वो यही होगा। नेक्स्ट 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, ये भी समुच्चय हमारे पास में वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये दुनिया में हर किसी इंसान के लिए यही सेम हमारे पास में होगा। भारत की नदियों का समुच्चय, भाई भारत की नदी का समुच्चय मतलब भारत की नदियों को इसमें लेंगे, वो वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या था? नेक्स्ट था प्रदेशों के नाम। भाई भारत में जो स्टेट है वो हर किसी इंसान के लिए वेल डिफाइंड होगा, वही होगा, सेम होगा। बट यहां पर हमारे पास समुच्चय नहीं है, तो पहला हमारे पास में जो समुच्चय नहीं था वो क्या था? बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में। पहला बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में, भाई इसमें हर आदमी के हिसाब से पर व्यक्ति अपना अपना लोकप्रिय फिल्म हो सकता है भाई, है ना भाई। तो ये हमारे पास में वेल डिफाइंड नहीं है ना भाई, ये अपन क्या बोल सकते हैं? वेल डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड, ठीक है, नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। ये
नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है किसी कक्षा के मेधावी, है ना, किसी कक्षा के मेधावी छात्रों का समूह, किसी भी कक्षा के, किसी कक्षा के किसी कक्षा के मेधावी छात्रों का समूह। भाई किसी छात्रों का समूह, ठीक है भाई। होशियार बच्चे तो रहते हैं क्लास में, लेकिन बहुत सारे रहते हैं भाई। मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैं अपने नॉलेज के हिसाब से अगर मैं ये बोलूं कि किसी कक्षा में मेधावी छात्रों का समूह, तो मेधावी छात्रों का समूह इस टीचर के लिए कोई अलग हो सकता है, उस टीचर के लिए कोई अलग हो सकता है। नॉट एग्जैक्टली वेल डिफाइंड यहाँ पर नहीं है कि वो मेधावी छात्रों का समूह क्या क्या है। भाई मेधावी छात्र कौन कौन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसी के लिए वो मेधावी छात्र हो सकता है, किसी के लिए वो हो सकता है, किसी के लिए वो कम हो सकता है, किसी के लिए वो ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से कोई टीचर अपने समूह में किसी इस छात्र को रख सकता है, कोई टीचर दूसरे छात्र को रखता है। बट यहाँ पर वही है कि इसमें डिफाइंड नहीं है, ये भी नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो ये इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं समुच्चय हम या सेट उसी को बोलेंगे जिसमें किसी भी चीज़ों का समुच्चय तो रहेगा, किसी भी वस्तु का समुच्चय तो रहेगा, किसी भी जीव का समुच्चय तो रहेगा, परंतु वो वेल डिफाइंड रहेगा, सुपरिभाषित रहेगा। किसी भी इंसान के लिए वो सिर्फ वही रहेगा, ऐसा श्योर रहेगा उसमें। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में और किसी कक्षा के मेधावी छात्रों का समूह, तो ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो ये सेट के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि समुच्चय की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और समुच्चय जो नहीं है उसमें हम कौन सी चीज़ों को नहीं रखेंगे। सो ये हमारे पास में समुच्चय हो जाता है। अब आगे हम जो देखते हैं वो समुच्चयों का निरूपण देखते हैं कि समुच्चयों को निरूपित हम किस टाइप का करते हैं। समुच्चयों को निरूपित हम किस टाइप का करते हैं। समुच्चयों का जो निरूपण होता है, समुच्चयों को जो निरूपण हमारे पास में होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में ABCD XYZ से निरूपित करते हैं। सो दैट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एलिमेंट लिया हूँ, A एलिमेंट लिया हूँ, E एलिमेंट लिया हूँ, I एलिमेंट लिया हूँ, U O और लिया हूँ U। ठीक है, इसको पढ़ते क्या है, सेट ऑफ A जिसके एलिमेंट हमारे पास में है AEIOU। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ क्या, सेट ऑफ B में हमारे पास में है एक अवयव, एक एलिमेंट है हमारे पास में X। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या, यहाँ पर क्या हमारे पास जो होता है वो क्या करता है, B जो होता है, ठीक है, X बिलोंग करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, X जो होता है वो बिलोंग करता है सेट B में। इसको ऐसा अपन लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना, सेट ऑफ B इज इक्वल टू X, या X बिलोंग करता है किसमें, सेट B में। ये जो X एलिमेंट है, ये सेट B में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अपन ले लेते हैं क्या, X Y और यहाँ पर लेते हैं हम लोग Z। तो यहाँ पर इसका मैं लिख सकता हूँ क्या, X बिलोंग्स टू सेट C, Y बिलोंग्स टू सेट C और Z बिलोंग्स टू सेट C। चूँकि X भी एलिमेंट है C का, Y भी एलिमेंट है C का, Z भी एलिमेंट है C का। सो बोल सकते हैं कि X बिलोंग्स टू C, Y बिलोंग्स टू C, Z बिलोंग्स टू C। तो ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। सो आप सीख गया होगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं। पढ़ते इसको है सेट ऑफ A इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, AEIOU। सेट ऑफ V X है, सेट ऑफ C X Y Z हमारे पास में है। अगर X अवयव है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले हम साइन को हम क्या बोलते हैं, अवयव है। X अवयव है किसका, B का, X अवयव है किसका, C का, Y अवयव है किसका, C का, Z अवयव है किसका, C का। सो ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया सारणी रूप या रोस्टर रूप। तो सारणी रूप या रोस्टर रूप किसे कहते हैं, सारणी रूप या रोस्टर रूप किसे कहते हैं। तो एकदम सिंपल सा अभी तक जो हमने लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, एक सेट है, सेट ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा हमारे पास में एक सेट है। ठीक, हमारे पास में एक सेट है। तो इस रूप को हम सिंपल सा बोलेंगे, इसी रूप को हम सिंपल सा बोलते हैं क्या, सारणी रूप या रोस्टर रूप।
इसका अपन समुच्चय रूप भी बनाएंगे, अभी समुच्चय रूप भी बनाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले देखिए हम सिंपल वाला देखते हैं। सबसे पहले इसको तो बनाएंगे ही बनाएंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास में बोला क्या है, हमारे पास में बोला क्या है कि सेट ऑफ ए जो है, सेट ऑफ ए जो है वो है ए ई आई ओ यू। सेट ऑफ ए जो है ए ई आई ओ यू हमारे पास में है। जब इसका हम समुच्चय रूप बनाएंगे, समुच्चय निर्माण रूप, ये तो रोस्टर रूप हो गया। एक सिंपल फॉर्म जो होता है ना भाई, हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को सूचीबद्ध करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं। यहाँ पर ए ई आई ओ यू को सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, सेट ए के फॉर्म में इसको सूचीबद्ध हमने किया है, वही कहलाता है सारणी रूप या रोस्टर रूप। सारणीबद्ध करते हैं या सूचीबद्ध करते हैं, रोस्टर रूप या सारणी रूप कहलाता है हमारे पास में। ये हो गया। जैसे सेकंड हमारे पास में अभी बनाएंगे इसको। जैसे सेकंड अगर आते एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ यहाँ पर क्या हो जाता है, सेट ऑफ बी। सेट ऑफ बी, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सेट ऑफ बी का। सेट ऑफ बी का एग्जाम्पल है 2, 4 and 6, 2, 4 and 6। और एक है सेट ऑफ, हाँ 2, 4 और 6 को सबसे पहले लेते हैं। सेट ऑफ बी हमारे पास में दिया है 2, 4 and 6 ये। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं इसका बना देता हूँ क्या, इसका बना देता हूँ कि मैं क्या, रोस्टर, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप बनाने के लिए इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए, यहां पर मैं लिखूंगा x। यहां पर जितने भी एलिमेंट है उसको मैं मान लूंगा, प्रत्येक एलिमेंट को मान लूंगा मैं x। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक जो एलिमेंट है यहां पर ए ई आई ओ यू को मैं मान लूंगा x। अब ये x क्या है, x क्या है, इसी x को यहाँ पर डिफाइन करना है अपने को, इसी x को यहाँ पर लिखना है। कैसे, जहाँ कोलन, इसको बोलते हैं क्या, कोलन बोलते हैं, है ना, कोलन। इस कोलन का मतलब हमारे पास में होता है जहाँ, इसको पढ़ते हैं जहाँ। सेट ऑफ ए इज इक्वल टू x, जहाँ x क्या है, ये x क्या है, ये जो x है हमने यहाँ इसको कैसे पढ़ा, सेट ऑफ a इज इक्वल टू x, जहाँ x जो है वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर। यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर। ये मतलब ये जो x है ये प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर अपन कर देते हैं इसको क्लोज, सो दैट यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। x जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं, इसको अपन ऐसा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा है, कॉमन लगा के हम यहाँ पर बिलोंग्स टू डाल सकते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। x जहाँ x बिलोंग्स टू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर। भाई यहाँ पर x हमने क्या डिफाइन कर दिया ना, ए ई आई ओ यू डिफाइन कर दिया हमने x। अब ये x क्या है, x क्या है हमारे पास में, x जो है वो शो करता है, x बिलोंग्स करता है किससे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर से। ये हमारे पास में हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बनाएं, सो फ्रेंड्स इस टाइप का हम यहाँ पर बनाते हैं सारणी रूप या रोस्टर रूप, जिसमें हम अवयवों को सारणीबद्ध करने का काम करते हैं। और समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या करते हैं, उसको x के रूप में डिफाइन करते हैं। x जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, x के रूप में इस पूरे एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट को x का रूप दे देते हैं, जहाँ x को ही हम डिफाइन करते हैं कि ये x क्या है, जहाँ x बिलोंग्स टू अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर। यहाँ पर x जो होता है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, प्रत्येक एलिमेंट जो होता है कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, उसको हम मानेंगे x। और जहाँ x बिलोंग्स टू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर, या फिर जो भी हमारे पास में यहाँ पर रहेगा वो एलिमेंट जो भी जिससे भी बिलोंग करता होगा उसको यहाँ पर लिखते हैं। सो सारणीबद्ध रूप या सारणी रूप या रोस्टर रूप। उसके बाद हमने पढ़ा समुच्चय निर्माण रूप। तो अगले जो वीडियो है, नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सारणी रूप में कैसे अवयवों को हम दर्शाते हैं और सारणी रूप से हम कैसे चेंज करते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। या ऐसा भी करेंगे कि समुच्चय निर्माण रूप में दिया होगा उसको हम सारणीबद्ध रूप में अपन उसको दर्शाएंगे। सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में और समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में चेंज करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूंगा। आप अगला वीडियो, आगे का वीडियो जो है वो
आगे का वीडियो जो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको बिल्कुल वो वीडियो आपको मिल जाए। इसके लिए नोटिफिकेशंस बेल को आपको ऑन करना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय सेट, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो आपके फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी लोग होंगे उसको आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि ये इस टाइप का सर ने शुरुआत किया है। सो इस वीडियो को अपन देख देख के बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख सकते हैं। देखिए बारीकी से सीखते हुए चलेंगे, बारीकी से सीखते हुए अगर हम चलते हैं, मान लो की बात है, तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से क्लियर होगा। जो आगे 12th में कॉलेज में जैसे बीएससी आप करेंगे तो बीएससी या जो भी आप कोर्स करते हो, जो भी ग्रेजुएशन का आप कोर्स सकते हो मैथ सब्जेक्ट से, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखिए फ्रेंड्स। और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।